India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हल्के मोटर वाहन लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा परिवहन और माल वाहन चलाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा, सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाए जाने की मांग मामले में एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दाखिल की। कहा, अगर कोई नेता दोषी हो तो चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डेटा पहली बार रियल टाइम पर होगा उपलब्ध। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, पहल से पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा। केरल उच्च न्यायालय ने मंदिर में भगवा झंडे लगाने की याचिका की खारिज। कहा, मंदिरों का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जा सकता। India Legal presents Courts Roundup. क्या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक हल्के परिवहन वाहन चला सकते हैं? इस सवाल को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से संबंधित याचिका पर विचार करने को कहा है। यह आदेश उस मामले पर आया है जहां कानून का प्रश्न शामिल है कि क्या हल्के मोटर वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है जो 7,500 किलोग्राम से अधिक ना हो। मामला संविधान पीठ को भेजा गया था क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के कुछ अलग मानदंड थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हल्के मोटर वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा परिवहन और माल वाहन चलाने से संबंधित याचिका पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की आजीविका पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। देश भर में ऐसे लाखों ड्राइवर हो सकते हैं जो दिव्यांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। ये कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरह से एक वैधानिक मुद्दा है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और आपको ये देखना होगा कि क्या ये गंभीर कठिनाइयों का कारण बनता है। हम सामाजिक नीति के मुद्दे को एक साथ तय नहीं कर सकते। केंद्र और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर पहले से ही विचार विमर्श चल रहा है और उन्होंने अदालत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया है। केंद्र के तर्क को स्वीकार करते हुए पीठ ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 महीने का समय देते हुए आदेश में कहा कि इस न्यायालय के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस मामले पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक होगा। इस मामले में निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए। यह आदेश उस मामले पर आया है जहां कानून का प्रश्न शामिल है कि क्या हल्के मोटर वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर बिना वजन वाले हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है जो 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो।
मामला संविधान पीठ को भेजा गया था, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के कुछ अलग मानदंड थे। संविधान पीठ ने 18 जुलाई 2023 को मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस में एक फैसले से सुनाया था, जिसमें जस्टिस अमिताभ रॉय, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की 3 न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि 7,500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चलाने के लिए हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस में अलग से आवश्यकता नहीं है। यानी LMV ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चला सकता है, हालांकि इसका वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक न हो, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार के अलग नियम है। यानी परिवहन वाहन चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संसद सदस्य संजय सिंह द्वारा दायर एक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए उन्हें तलब करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश JM ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार को खुली अदालत में सुनाए गए आदेश में दोनों के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। न्यायाधीश ने मामले को 8 सितंबर को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए केजरीवाल और सिंह के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत से संबंधित है। विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा नहीं करने को लेकर कथित तौर पर उसके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए 2 राजनेताओं पर मुकदमा दायर किया। विश्वविद्यालय की शिकायत के आधार पर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस साल अप्रैल में दोनों राजनेताओं को तलब किया था। 17 अप्रैल के आदेश में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवतिया ने कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे। ACMM ने एक पेन ड्राइव में साझा किए गए मौखिक और डिजिटल सबूतों पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद केजरीवाल के ट्वीट और भाषण शामिल थे। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ACMM ने राय दी कि आरोपी राजनेता सुशिक्षित राजनीतिक पदाधिकारी थे जो जनता पर उनके बयानों के प्रभाव से अवगत थे। ACMM ने सम्मन जारी करते हुए कहा कि अगर राजनीतिक पदाधिकारी अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की बजाय अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी या स्वार्थ के लिए कोई काम करते हैं तो इसे लोगों के विश्वास का उल्लंघन माना जाता है। इसके बाद केजरीवाल और सिंह ने क्रमशः वकील ओम कोटवाल और फारूक खान के माध्यम से सत्र अदालत के समक्ष इस समन आदेश को चुनौती दी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड या NJDG के साथ सक्रिय है। CJI ने अदालत की ओपन डेटा पॉलिसी के तहत NJDG पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के डेटा को शामिल करने को न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक बड़ा कदम बताया। NJDG देश भर की जिला अदालतों और हाई कोर्ट में लंबित मामलों के संबंध में वास्तविक समय का डेटा देता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का डेटा NJDG में उपलब्ध नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट का डेटा भी NJDG पर उपलब्ध है। CJI ने ई-कोर्ट मिशन की एक प्रमुख प्रोजेक्ट और सार्वजनिक चर्चा के लिए विभिन्न न्यायिक संस्थानों से महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया एक अद्वितीय और सूचनात्मक पोर्टल बताया इसे। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस IT टीम के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ये पोर्टल डेवलप किया गया है। CJI ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म कानूनी डेटा तक पहुंचने और विश्लेषण करने के तरीके को बदलने के लिए तैयार किया गया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डेटा वास्तविक समय के आधार पर NJDG पर अपडेट किया जाएगा
उन्होंने कहा कि केवल एक बटन पर क्लिक करके उपयोगकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट और उसके मामलों के निपटारे और लंबित मामलों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि ये तथ्य इन पुराने मामलों के समाधान को प्राथमिकता देने के लिए काम को पुनर्गठित करने में उनके लिए एक मूल्यवान टूल के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा वर्ष 2000 से पहले लगभग 100 से भी कम मामले लंबित हैं। ये मुख्य न्यायाधीश को काम को पुनर्गठित करने के लिए डेटा टूल देता है ताकि हम सबसे पुराने मामलों का निपटारा कर सकें। कुछ बेंच इन मामलों को उठाएगी। हमारे पास 3 न्यायाधीशों के 583 मामले हैं। मैं इन मामलों से निपटने के लिए विशेष पीठ गठित करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाए जाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने अपनी 19वीं रिपोर्ट दाखिल करते हुए इस बात का समर्थन किया कि अगर कोई नेता दोषी है तो उसके चुनाव लड़ने पर मिली सजा के बाद 6 साल तक ही चुनाव लड़ने पर ही रोक है। इसके बजाय उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद स्थायी अयोग्यता के बाद उनकी अयोग्यता सिर्फ केवल 6 वर्ष की अवधि के लिए है। एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश भर में सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है। सांसद और विधायकों के खिलाफ पिछले साल नवंबर तक कुल लंबित मामलों की संख्या 5175 थी, जबकि 2018 में खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 ही थी। इन मामलों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां 2022 तक कुल 1377 केस लंबित हैं, जबकि यूपी के बाद बिहार राज्य है, जहां 5046 केस सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकता है। कोर्ट फिलहाल एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला लेगा। दरअसल अश्विनी उपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है। याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 8 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। साथ ही कोर्ट सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटाने की कर रहा है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में वकील विजय हंसारिया को न्याय मित्र नियुक्त किया है। उन्होंने इसमें अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। क्यूरी ने अपने रिपोर्ट में पहली बात तो पूरे देश भर में जो मैटर चल रहे हैं उनका जिक्र किया है। लगभग 5000 के आसपास सांसदों विधायकों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जो वर्तमान सांसद विधायक हैं, जो भूतपूर्व सांसद विधायक हैं। दूसरा, कई सारी ऐसी हाई कोर्ट है जो इसको मंथली इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका था कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो एमिकस क्यूरी ने यह सजेस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्ट को ये कह दे कि वो रेगुलर इसको मंथली बेसिस पे मॉनिटर करें। ये सुनिश्चित करें कि सांसद और विधायक, चाहे वो वर्तमान हो या भूतपूर्व, उसका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो। और लाइफ बैन का इश्यू अलग से सुना जाए, क्योंकि लाइफ बैन प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है। तो स्पेशल जो फास्ट ट्रैकिंग का इश्यू है उसको सारी देश भर की हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे, और जो लाइफ बैन का इश्यू है उसको बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और परिजनों की हत्या के मामले में दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुधार का मौका भी दिया जाता है, तो अपराध जघन्य होने के आधार पर सुधार को बंद नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम छूट की नीति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि केवल इन लोगों को दी गई छूट पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम दूसरे सवाल पर हैं कि छूट देना सही है या नहीं। हम छूट की अवधारणा जो सर्वमान्य उसको समझते हैं, लेकिन यहां सवाल हम सजा की मात्रा पर नहीं है। हम पहली बार छूट के मामले से नहीं निपट रहे हैं। लूथरा ने कहा 15 साल की हिरासत का जीवन पूरी तरह से कटा हुआ जीवन है। वही वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा राज्य से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए, क्योंकि नोटिस की तामील के समय हमें बताया गया था कि उन्हें दोषी के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसे सत्यापित करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा मौजूदा मामले में माफी को 2 बार खारिज किया जा चुका है। लूथरा ने कहा कि हाँ, ऐसा इसलिए था
क्योंकि सही रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से उसे खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट 20 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुथुपिलक्कडू श्री पार्थ सारथी मंदिर के परिसर में भगवा झंडे लगाने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति राजा विजय राघवन वी ने कहा कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए पवित्र मंदिर के मैदान का उपयोग करना, इस मामले में कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े झंडों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, मंदिर आध्यात्मिकता और शांति के प्रतीक हैं, उनकी पवित्रता और श्रद्धा सर्वोपरि है। ऐसे में पवित्र आध्यात्मिक आधारों को राजनीतिक चालबाजियों या एक आधिकारिकता के प्रयासों से कम नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के कार्य और इरादे स्पष्ट रूप से मंदिर में बनाए रखे जाने वाले शांत और पवित्र वातावरण के विपरीत हैं। याचिका 2 व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने मुथुपिलक्कडू श्री पार्थ सारथी मंदिर के भक्त होने का दावा किया था। 2022 में उन्होंने कथित तौर पर मंदिर और उसके भक्तों के कल्याण के उद्देश्य से पार्थ सारथी भक्तजन समिति नामक एक संगठन का गठन किया था। उन्होंने तर्क दिया कि विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान मंदिर परिसरों पर भगवा झंडे लगाने के उनके प्रयासों को प्रतिवादियों ने हमेशा विफल कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। इसलिए उन्होंने अदालत से उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश देने की मांग की ताकि उन्हें झंडे लगाने से रोका ना जा सके। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं के कार्यों के कारण मंदिर परिसर में कई झड़पें हुई हैं, जिनमें से एक कई आपराधिक मामलों में शामिल है। इसके अलावा मंदिर की प्रशासनिक समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर कनिक्का वाची के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के झंडे, बैनर आदि पर रोक लगा दी है। सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय का 2020 का एक फैसला भी प्रस्तुत किया जिसमें पुलिस को मंदिर परिसर से ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को हटाने का आदेश दिया गया था। प्रतिद्वंदी दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अंततः याचिका खारिज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर, जिला पर्यावरण अधिकारी, मदुरै निगम के आयुक्त और मदुरै के जल संसाधन संगठन के चीफ इंजीनियर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विनायक चतुर्थी के दौरान मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला और जस्टिस C कुमारप्पन की पीठ ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों का काम है कि जुलूस व्यवस्थित तरीके से निकाले जाएं। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अदालत से अधिकारियों को भगवान विनायक की मूर्तियों और रसायनों से बनी अन्य मूर्तियों के बड़े आकार के प्लास्टर का उपयोग करके जुलूस निकालने या समुद्र, नदी और अन्य में विसर्जन की अनुमति देने से अधिकारियों को अनुमति देने से रोकने की मांग की गई। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम पहले से ही लागू किए गए थे, जिसके मुताबिक स्थानीय और शहरी निकायों द्वारा संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल मूर्ति निर्माताओं या शिल्पकारों या कारीगर को लाइसेंस अथवा परमिट दिए जाने थे, जो उत्सव के समय से पहले मूर्तियां बनाने में केवल पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक मिट्टी सामग्री का उपयोग करते हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि नियमों के मुताबिक तमिलनाडु जिला नगर पालिका अधिनियम 1920 और तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1939 के मुताबिक शिकायतों के आधार पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी वकील ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि इन नियमों का पालन किया जाएगा। अदालत ने इस दलील के आधार पर यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि नियम पहले से ही मौजूद हैं और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है। न्यायिक संयम बरतते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के कानून और निर्णयों के विपरीत वकीलों की हड़ताल का आह्वान करने वाले प्रस्ताव जारी करने के लिए यूपी बार काउंसिल के अधिकार पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। हालांकि न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने मामले में सकारात्मक न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर वकीलों की हड़ताल
जारी रहने पर निराशा व्यक्त की। इसी संदर्भ में हम जानेंगे कि कानून और अदालतों के फैसले वकीलों की हड़ताल पर क्या कहते हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर देंगे इसकी जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार काउंसिल के लॉयर्स के एब्स्टिनेंस ऑफ वर्क के रेजोल्यूशन को इशू करने में कॉम्पिटेंसी के रिगार्ड में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। इंडिया में क्या लॉज है लॉयर स्ट्राइक से रिलेटेड? इंडियन लॉज में लॉयर्स स्ट्राइक इलीगल है। कई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स में जिनमें मेंशन्ड है कि नेसेसरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए लॉयर्स स्ट्राइक की बढ़ती टेंडेंसी को कर्ब करने के लिए। एक्स कैप्टन हरीश उपवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि लॉयर्स के पास कोई राइट नहीं है स्ट्राइक पर जाने की या बायकॉट करने की। अगर प्रोटेस्ट हो भी रहा है तो वो कोर्ट प्रीमाइसेस से दूर उसके बाहर पीसफुली कर सकते हैं। इन केस ऑफ हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। लॉयर्स के स्ट्राइक पर जाने से जस्टिस डिलीवर होने में हिंड्रेंस आता है। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.